नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों केवीएस पीआरटी का जो टीयर 2 एग्जाम था, जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होने वाला था, आज वो पेपर हो गया है और अब वो पेपर भी हमारे पास आ गई है। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में इस पूरे पेपर का एनालिसिस करूंगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, आंसर की पर भी हम बात करेंगे और एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि कट ऑफ कहां तक जाएगी, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ कब तक रिजल्ट आ सकता है, इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आंसर की के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो इसकी डिटेल आंसर की है मैंने हर एक क्वेश्चन की, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर जाइए। इसका लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस पूरे आंसर की को एक्सेस कर सकते हो और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अदर जो चैनल्स हैं जहां पर ये सारी चीजें कराई जाती हैं, वहां से भी अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब जो है एक आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपके एग्जैक्टली 60 जो मार्क्स का पेपर होना था आपका, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव था। उसमें जो 60 मार्क्स का जो पेपर था पूरा ऑब्जेक्टिव था और उसमें से आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा। लेकिन जो 40 नंबर का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव था, उसको लेकर के अभी आपको शायद कंफर्मेशन नहीं होगी कितने मार्क्स आएंगे। तो इसलिए जो कट ऑफ की जो हम बात करेंगे अभी, वो पर थोड़ा सा लास्ट में आऊंगा मैं। लेकिन थोड़ा सा पहले हम पेपर पे बात करेंगे कि देखिए जो पेपर ये हुआ है, इस बात को आप समझिए कि पहला तो ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दोनों ही नेचर का था। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हुआ था, जिसमें से 60 मार्क्स जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे और 40 मार्क्स जो थे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के थे। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये था कि भाई क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, तो उसके कोई एक ही ऑप्शन ठीक था, तो इस हिसाब से हमें इसके बारे में तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारे 60 में से कितने बन रहे हैं। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने उस पेपर को कैसे लिखा है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा ओवरऑल, एक जो हम यहाँ पे आज एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक हम बात करते हैं ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था। इस बात को समझिए कि अगर मैं बात करूं भाई पेपर का लेवल कैसा था, क्या पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, बहुत इजी आया था, या मॉडरेट था। ठीक है, तो इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में यही था कि भाई ये हम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो कैसा होगा। लेकिन केवीएस ने जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट कहेंगे हम। ठीक है, इजी टू मॉडरेट जो है इस पेपर को बनाया है। इस पेपर को हम डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या ऐसा कुछ नहीं। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। आप कह लीजिए कि लगभग 80% क्वेश्चंस इजी आए थे इस बार। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने आपको पहले ही एक ही वीडियो बना करके बता दिया था कि आपको कैसे तैयारी करनी है और सारी चीजें उसी हिसाब से आई थी। क्वेश्चंस भी समझा दिए थे भाई क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और वही क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आप ये बोले कि भाई बहुत डिफिकल्ट आ गया, नहीं, इजी था। इस बार का ओवरऑल पेपर इजी था। 80% क्वेश्चंस जो थे इजी थे। बात करें हम 20% क्वेश्चंस की, तो वो मॉडरेट ही थे। ठीक है, अब आप कह लीजिए कि लगभग जो मैं कहूं कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि हाँ आप कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया, 7 से 8 क्वेश्चन। लेकिन इस 7 से 8 क्वेश्चन से पेपर डिफिकल्ट नहीं बन जाता है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट हम कहेंगे। तो ऐसे में अब आप ये समझिए कि जो कट ऑफ रहने वाली है इसकी, ये ऑफ कोर्स कट ऑफ इसकी जाएगी हाई, नो डाउट। ठीक है, कट ऑफ इसकी जाएगी हाई। तो जिन लोगों ने भी अपने मार्क्स एक एस्टिमेट बना लिया हो, तो मान के चले कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो आप इस बार प्रिडिक्शन ज्यादा की ही रखिएगा कि भाई अगर मेरे मार्क्स ज्यादा हैं तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली अभी आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले तो बता ही देंगे कि भाई कितने मार्क्स बन रहे हैं, जो जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव के थे उसमें तो कोई आंसर की आपको नहीं बता पाएगा कि भाई इसमें आपके कितने सही है कितने गलत हैं। ये तो मैंने बताया ना कि आपने पेपर कैसे लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पेपर था कि भाई एक तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, दूसरा आप कह लीजिए कि कट ऑफ जो है इसकी इस बार हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जैसे हम बात करें, बहुत सारे सेक्शंस इसमें थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स,
ईवीएस, एसएसटी, ये सब क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपको बताऊं कि भाई वेटेज सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो था इस बार लैंग्वेज का। ठीक है, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन था ना, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लैंग्वेज से पूछे गए थे। ठीक है, आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 40% मैं कहूंगा पेपर कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही था। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने अच्छे से लैंग्वेज को तैयार किया था उन बच्चों के लिए पेपर 100% इस बार इजी रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे सिर्फ लैंग्वेज से पूछे गए थे, हिंदी और इंग्लिश में से। और टॉपिक भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे और पैराग्राफ के थे 3-4, मतलब एक तो डिस्क्रिप्टिव में था और एक उसमें था ऑब्जेक्टिव में। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन भी बहुत इजी इजी थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी प्रकार से हिंदी में संधि, समास, इन पर ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत ही इजी पेपर इस बार का बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए थे। ठीक है, मैथ्स से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। लैंग्वेज के बाद अगर हम सेकंड में जिसको ज्यादा वेटेज दे सकते हैं तो वो मैथ्स है, कि भाई मैथ्स से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आप बात करें साइंस और ईवीएस, या ईवीएस तो खैर छोटी क्लास में हो जाता है, उस 6 के बाद वो साइंस हो जाता है और उसके बाद एसएसटी। तो भाई इनसे क्वेश्चन आप कह लीजिए कि हाँ मिले जुले लगभग 35% जो क्वेश्चन था वो इसी से पूछा गया था, और बाकी के इससे और इनसे पूछे गए थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिए कि जो पूरा पेपर था इसमें 100% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। 100% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। तो जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ऑप्ट किया था और एनसीईआरटी के बेस पे तैयारी करके गए थे, उन सब बच्चों ने क्वेश्चंस पहचान लिए होंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में से पूछा गया हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव में से पूछा हो गया हो। सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। इसीलिए आपको मैंने बात शुरू से कही थी, जब मैंने आपको समझाया था कि कैसे तैयारी करनी है, तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे साइंस के, एसएसटी के, ईवीएस के हों। और लैंग्वेज तो खैर लैंग्वेज होती है, उसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ किसी पर्टिकुलर बुक से, क्योंकि लैंग्वेज हमारी बोलचाल की भाषा है, समझने की भाषा है। तो लैंग्वेज का जो नेचर था उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो सब्जेक्ट हम बोले, मैथ, साइंस, ईवीएस, एसएसटी, 100% क्वेश्चन आप कहेंगे एनसीईआरटी से थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो कि सीधे सीधे एनसीईआरटी से थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था इसमें, हाँ जैसे कि क्वेश्चन आया था सरहुल फेस्टिवल। तो देखिए सरहुल फेस्टिवल आपने शायद ना देखा हो, लेकिन सरहुल फेस्टिवल के बारे में आपको ईवीएस की किताब में मिल जाए। क्लास 3 एनसीईआरटी अगर आप देखें तो वहां पे बता रखा है झारखंड में जो ये सरहुल फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था उगादी पचड़ी। ठीक है, उगादी पचड़ी ये फूड का नाम है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ईवीएस की किताब में ही आपको ये भी मिल जाएगा, उगादी पचड़ी। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत ही बेसिक ईवीएस में से। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं कि सॉरी डिफिकल्टी लेवल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पेपर जो आपसे पूछता है कि भाई किस लेवल तक का होगा, मतलब स्टैंडर्ड जो होगा पेपर का, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखें तो 8th स्टैंडर्ड तक के ही थे। 10th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ही कम थे, है ना। मोस्टली क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड तक के थे। मैथ्स में ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो बेसिक हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वही थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट था भी नहीं। हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, हम कह सकते हैं कि हाँ 99% बच्चों को क्वेश्चंस नहीं आते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, फॉर एग्जांपल हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल की समय सीमा लिखनी थी, जिसमें
जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो 99% बच्चे नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे हिंदी में। एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं, डिफिकल्ट भी हम नहीं कहेंगे, इसको अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। कुछ फेस्टिवल के नाम थे जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, और कुछ टाइम जैसे कि न्यू मून, फुल मून मैचिंग करनी थी, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा इजी थे, सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हम कहेंगे। हिंदी में भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, पर्यायवाची शब्द थे, विलोम शब्द थे। 28 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, 28 को मतलब अंकों शब्दों में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन जैसे 11 वर्ष का समय, इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पेपर में मैंने बताया ना ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही थे, डिफिकल्ट इसमें इतना कुछ था नहीं। तो ओवरऑल आपका जो पेपर है वो क्या कहता है, आपका पेपर ये कहता है कि भाई 100 मार्क्स का जो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो ये 100 मार्क्स का है, इसमें से आप कह लीजिए कि ज्यादातर पेपर इजी थे। ऑब्जेक्टिव में तो खैर आपको एग्जैक्ट पता चल ही जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अभी मैं डिस्क्रिप्टिव पे भी आऊंगा कि भाई देखिए डिस्क्रिप्टिव में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का पेपर ले लेता हूं, डिस्क्रिप्टिव में देखिए एक तो आपसे सीधा सीधा पैराग्राफ दे दिया था आपसे, और उस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको नोटिस राइटिंग करनी थी। ठीक है, नोटिस, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको एक नोटिस बाहर लगाना है स्कूल में, जिसमें कि आपको बताना है कि भाई जो स्कूल है 21 और 22 को जो है बंद रहेगा। ठीक है, स्कूल कैंटीन बंद रहेगी, तो ऐसे में बच्चे अपना खाना खुद लेकर के आए। तो इसके ऊपर आपको एक नोटिस लिखना था, मतलब लिख करके बाहर लगाना था। तो वैसे तो देखिए प्रिंसिपल को अगर कोई नोटिस लगाना भी है तो मोस्टली वो बोल देता है, वो बाकी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो अपना कर देता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज आनी चाहिए। तो जो फॉर्मेट होता है नोटिस का, उस फॉर्मेट को अगर आपने फॉलो करके पूरा पेपर किया है, क्योंकि नोटिस का अपना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, पर्टिकुलर डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करनी होती है। ठीक है, पूरा दिखाना होता है, मतलब इस तरीके से। तो एक जो प्रॉपर इसका फॉर्मेट है उसको आपने अगर फॉलो किया होगा तो आपको नंबर ठीक ठाक मिलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि भाई चेंज द वॉइस, जिसमें कि वॉइस चेंज करना है, जो सेंटेंस दिए उसका वॉइस चेंज करके लिखना है। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था, एक में था कि भाई प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना था। इसके अलावा हिंदी में अगर आप देखें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार के प्रश्न हो गए। ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन, जैसे मैथ्स का जो क्वेश्चन था कि वॉल्यूम पर बेस्ड जो क्वेश्चन था, इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना था। तो अगर, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड किया आपने प्रेजेंट कैसे किया है। कई बच्चे होंगे जिन्होंने हो सकता है डायरेक्ट आंसर लिख करके आ गए होंगे, ठीक है, कि भाई ऐसे हो गया, छोड़ो उसको। अगर आपने ऐसे आंसर लिख दिया डायरेक्ट तो आपके मार्क्स कटेंगे, 100% कटेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि भाई कैसे होगा, और अगर आप फॉर्मूला मेंशन कर देंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साइंस के जो क्वेश्चंस थे और बाकी इसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी कोस्ट पे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, तो जो ये प्रेशर है ये कम होता जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे इनका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से टेक्निकल तरीके से, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं इनका यूज करके, पॉइंट्स बना करके भी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने प्रेजेंट किया होगा तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। हैंड राइटिंग का जैसे मैंने आपको बताया था इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, तो इस का भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने की बात यह है कि आंसर की जो है आपको इस 60 क्वेश्चंस की तो भाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपने मिला भी लिया होगा, नहीं मिलाया तो आप जाकर के वहां से मैच कर लीजिएगा कि इसका कौन सा आंसर ठीक है। जहां तक हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस थे डिस्क्रिप्टिव, इसमें से भी जैसे नोटिस वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन, या जैसे कि अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन नंबर इसमें 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चंस जो थे इसका आंसर भी पैराग्राफ फॉर्म में लिखना था आपको। ये जो क्वेश्चंस थे ना, इसमें एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता पाएगा कि भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो है यहां पे थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है अपने नंबर में। अदरवाइज आप यूं मान के चलिए कि आप जो 60 क्वेश्चन इधर हो गए और बाकी के जो यहाँ पे हो गए लगभग 2-3 क्वेश्चन, उसके आंसर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा इस बार इजी आया था और क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल सिंपल पूछे थे। तो ऐसे में इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की उम्मीद है। कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बारी आती है कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए रिजल्ट आने में इसका बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड स्कैन करके आपकी जो पूरी शीट होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर से वो आंसर्स मैच करवा लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है, टाइम कम टाइम में ज्यादा आंसर्स पेपर्स जो हो जाते हैं वो चेक हो जाते हैं। बट क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव है, एक एक पेपर को मैन्युअली चेक किया जाएगा, कंप्यूटर तो चेक नहीं कर पाएगा। टीचर्स अपॉइंट होंगे उसके लिए प्रॉपर कि भाई आपको पेपर्स चेक करने हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई इस पूरे पेपर को चेक करने में टाइम लगेगा और आपका जो रिजल्ट है वो 2 से ढाई महीने के बीच, ठीक है, इतना टाइम आप मान के चलिए। यानी कि अगर आपने एग्जाम मार्च के एंड में दिया है तो अप्रैल और मई, मई के मिड तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि केवीएस टीयर 2 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक बात है कट ऑफ की, तो जैसा मैंने आपको बता दिया कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है और जो बच्चे कट ऑफ पार करेंगे वही इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। तो अब अगला सवाल ये भी आता है कि क्या इंटरव्यू की तैयारी किसको करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए टाइम तो कम मिलेगा, है ना। तो उस पर भी हम बात करेंगे जल्दी। उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। इन तमाम सवालों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो उम्मीद है आप इस पेपर का जो मैंने एनालिसिस किया है आपने भी इसको समझा होगा और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ओवरऑल पेपर जो इस बार हमें देखने को मिला है वो कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपका रिजल्ट रहेगा हमें भी इंतजार रहेगा केवीएस के रिजल्ट का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।